लेकिन आरसीएम बिजनेस नाम का जो बैकअप है, आपने नेटवर्क अगर एक बार खड़ा कर लिया तो आप जिंदगी में क्या कर सकते हैं ये आप सपने में भी नहीं सोच सकते। जब बिजनेस शुरू हुआ था तब जयपुर में हमारे दोस्त थे, ओपी शर्मा जी। मैं कंप्यूटर हार्डवेयर का काम करता था, सॉफ्टवेयर का काम करते थे। और बिजनेस जब शुरू हुआ था हम बात करते थे कि परिवार को कितनी बड़ी विरासत देके जा सकते हैं। उस टाइम उनका बच्चा, आज जिनको आप रवि ओपी शर्मा के रूप में जानते हैं, उस टाइम वो मेरे ख्याल से 7th के आसपास पढ़ता था और हम घर में बैठ के आपस में साथ साथ रहते थे, अड़ोस पड़ोस में, मतलब आजू बाजू वाले मकान में। और ये चीजें जब एक प्रोडक्ट था तो समझ में नहीं आती थी कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में मतलब इतनी बड़ी विरासत, मतलब जो आदमी सोच नहीं सकता वो खड़ी हो सकती है। आज ओपी शर्मा जी को भी गए हुए हमारे बीच में से ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ओपी शर्मा जी एक और बड़े एग्जाम्पल हैं। ओपी शर्मा जी को गए हुए आज करीबन 7-8 साल हो चुके हैं और आज जो बच्चा छोटा था वो बड़ा हो चुका है और आरसीएम का बहुत शानदार लीडर भी बन चुका है। और करीबन करीबन मेरे ख्याल से 20-25 लाख रुपए महीने की इनकम उनके घर में आती है। सो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ये जो बड़ा मौका है हम जैसे लोगों के लिए, आज की तारीख में इसको इग्नोर करना, यूं समझ लो कि टाटा बिरला तो हम है नहीं, और टाटा बिरला अगर हम है नहीं तो अगर कोई इस मौके को इग्नोर करेगा तो मेरे को लगता नहीं कि आने वाली पीढ़ियां उसको कभी माफ कर पाएंगी। ऐसा कुछ जो है वो रिज्यूम स्लाइड शो। मैं वापस अपने टॉपिक के ऊपर आता हूं। और आरसीएम बिजनेस के अंदर 32% पैसा कमीशन के रूप में मिलता है, यह आपकी वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है। रॉयल्टी इनकम आती है 3%, 4.5%, 6%, 8% रॉयल्टी होती है, 32% और 8%, 40% ये आता है। टेक्निकल बोनस जो है वो 5% होता है। इसकी तरफ अगर हम धीरे धीरे भी पढ़े, हम किसी भी हालात में हो, किसी भी गांव में, किसी भी शहर में है, कहीं पर भी है, पढ़ना इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, अपनी 100% प्रोडक्ट बाजार से छोड़ के आरसीएम से खरीदना शुरू करिए। अभी आरसीएम में हेलीकॉप्टर नहीं है, बाजार से ले लीजिए। जिस दिन आरसीएम में हेलीकॉप्टर नाम का प्रोडक्ट आएगा, आपको जरूरत है तो आरसीएम से ले लीजिए। राइट, जो सामान आरसीएम में है वो आप अपनी इंडस्ट्री बिल्ड कर रहे हो तो इससे लेना जरूरी है। इसलिए यहां पर लिखा गया, धीरे धीरे आगे बढ़ने में ना डरें बल्कि एक जगह खड़े रहने से आप डरिए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है। जिस तालाब का पानी खड़ा रहता है उसमें गंदगी आ जाती है, और नदी का पानी दुनिया पीती है क्योंकि बहती हुई नदी है। इसलिए बोला जाता है चलती का नाम गाड़ी, खड़ी का खटारा। जब आप 5% टेक्निकल, ये आता है जब आप टेक्निकल अचीवर बनते हैं तो आपकी इनकम लाखों में होना शुरू होती है। और जब ये बिजनेस की इनकम लाखों में जाती है, आपका टर्नओवर और सारी चीजें, आपकी टीम, ये ऑटोमेटिक डुप्लीकेशन शुरू होता है। और एक दिन आपका जो बिजनेस है वो अनकंट्रोलेबल हो जाता है। और जब ये अनकंट्रोलेबल होता है, अब लोगों को लगता होगा कोई शहर में रहता है, कोई गांव में रहता है। और जो आगे आने वाली जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, उससे पहले जो अगली स्टोरी जो आपके बीच में है, हमारे आदरणीय सीपी सिकवाल साहब, मेरे को बहुत अच्छी तरह याद है, करीबन 15 साल पहले मैं नागौर से शायद जयपुर की तरफ आ रहा था। रास्ते में पुष्कर में उनसे मुलाकात हुई थी। गाड़ी में मेरे साथ एक और हमारे दोस्त जो है मौजूद थे। उन्होंने बोला रोको 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 रोको, एक दोस्त है उससे मिलवाता हूँ, जान पहचान का है। उनसे मिले तो वो वहां पर बाहर एक सड़क के ऊपर ढाबे पे चाय पी रहे थे। वो उस टाइम उनके पास गाड़ी हुआ करती थी, वो चलाते थे। उनसे बातचीत हुई और बातचीत बातचीत मैंने बोला भाई ये ऐसे ऐसे है और इस तरीके से आप नेटवर्क बिल्ड करके इतना इतना ऐसे ऐसे कुछ कर सकते हो, जो भी आपका प्लान है जैसे आप दिखाते हैं वैसे मैंने उनको दिखाया। और उस वक्त उन्होंने बोला कि भी मेरे सिर पे 9 लाख रुपए का कर्जा है। ये बात 15-16 साल पहले की है। 9 लाख रुपए का उस टाइम का कर्ज हो गया आज की तारीख में 17-18 साल, 16 साल, करीबन 7 दूनी 14, 7 या 21, करीबन करीबन 45 लाख के आसपास का आज का अमाउंट। एक ग्रामीण परिवेश का आदमी और इतने लाख रुपए का जिनके ऊपर कर्ज हो, तो उन्होंने छूटते ही बोला कि मेरे को तो एक कर्ज चुकाना है। मैं कहा कर्ज भी चूक जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, बस एक शर्त है, जो बोले वो कर लेना। और उन्होंने बोला ये मंजूर है। वो बिल्कुल गांव देहाती भाषा में बोलते थे वो, ओ बिल्कुल ठीक है। और इस तरीके से जो बातचीत की शुरुआत हुई। और सीपी सिकवाल जी, मैं बताऊं उस टाइम, फिर हम बाद में आने वाले दिनों में हम आपस में बातचीत भी करते थे और बोलते थे सर मेरे को तो कोई 1000 रुपए की नौकरी पे नहीं रखे, क्योंकि एक तो उम्र 55 साल, बुजुर्ग हो चुका हूं, दूसरा एक्सीडेंट हो रखा है, एक टांग जो है 6 इंच छोटी है तो चलना भी, मतलब चल भी ढंग से नहीं पाता हूं। एक पैर में जूता उनका थोड़ा सा ऊंचा रहता है, बैलेंस मतलब बराबर करने के लिए दोनों टांगों का। तो इन किस्म के हालात, हालांकि जो उनके बेटे हैं उस टाइम पे वो सरकारी नौकरी जो है वो ज्वाइन कर चुके थे।
और इन सब के साथ साथ जो सबसे पहला काम किया, कई लोग क्या होते हैं कि बदलने में बरसों लगा देते हैं, उनको बोलते हैं 100% प्रोडक्ट यूज कर लो और आरसीएम के कपड़े पहन लो। लेकिन अगले दिन कोई मीटिंग थी उनके, मैंने गुरुदेव बीसी छाबड़ा सर के साथ बात कराई, उन्होंने बोला वहां पे प्रोग्राम है और आपको सूट पहन के आना है। उन्होंने बोला जिंदगी में मैंने धोती के अलावा कुछ पहना ही नहीं है, कभी पैंट आज तक सिलवाई नहीं। और उन्होंने बोला कि अगर इसके लिए जरूरी है इस काम के लिए तो अभी लो। रात ही रात में उन्होंने अपना कोट और पैंट सिलवाया और अगले दिन मीटिंग में पहुंच, रात ही रात इमरजेंसी में। सो जिस आदमी का इस किस्म का कमिटमेंट हो, और जो आदमी जितनी जल्दी जिस चीज, मुझे पंजाब में जाके बिजनेस करना है तो मुझे धीरे धीरे पंजाबी सीख लेनी चाहिए, मुझे इंग्लैंड में जाके करना तो इंग्लैंड के कल्चर को सीख लेना चाहिए। तो आरएसएम का जो कल्चर है और जो भाषा है उसको जितनी जल्दी हम अडॉप्ट कर लेंगे उतनी जल्दी इसकी कामयाबी की सीढ़ियां। और वो दिन है, आज का दिन है। आज सीपी सिकवाल साहब रूबी क्वालिफाइड हैं। फिर धीरे धीरे उनके बेटे बिजनेस में आए, बेटे मतलब बहू जी उर्मिला जी, और उन्होंने जो मिलके परिवार के अंदर बिजनेस का माहौल बना, वो एमराल्ड क्वालिफाइड हैं। उनकी तीसरी पीढ़ी यानी कि उनके पोते जी अश्विनी सिकवाल जी, वो भी बड़े हो चुके हैं, 18 साल पार कर चुके हैं, बिजनेस करना शुरू कर चुके हैं और बहुत जल्दी आपके बीच में टेक्निकल अचीवर के रूप में आने वाले हैं। सब अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं, एक ही घर में सब अपना अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। और मैं कई बार बोलता हूं कि मैं क्या बेटे को जो है आप जो है पोते जी को स्टार्ट करा रहे हो, तो ये क्यों स्टार्ट कराया? तो उनका कई बार जवाब आता है कि विरासत है बहुत बड़ी, उस विरासत को संभालने के लिए वो तभी संभलेगी जब वो आदमी, मतलब जो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो उस विरासत के लायक होगी, तो विरासत को और बड़ा कर लेगी। इसलिए इनका करना बहुत जरूरी है। तो जिस किस्म के विचार बिल्कुल एकदम डिसिप्लिन, और जिन लोगों का अभी उम्र उनकी 72 साल हो चुकी है, और ऊपर मैंने यहाँ पे लिखा है देयर इज नो एज फॉर रिटायरमेंट। जिन लोगों को लगता है मैं 50 का हो गया अब तो क्या फायदा है, तो सीपी साहब को तो 55 में मिला था। 55 साल में जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा जी रिटायर हो चुके थे राष्ट्रपति बनके, लेकिन अभी जो राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन, वो 77 साल में अपना करियर शुरू कर रहे हैं। तो किसी भी नेक काम को, अच्छे काम को, जो परिवार को और खुद की जिंदगी को, और जितना परिवर्तन देखा सीपी सिकवाल जी की जिंदगी में, उतना जिस किस्म से उन्होंने अपने आप को इस बिजनेस के लायक, और जितने परिवर्तन उन्होंने अपनी लाइफ में किए यहाँ पर आकर सीखे, वो मार्वेलस है, वो कमाल का है। और अगली जो शॉर्ट स्टोरी आपके बीच में आने वाली है, तो आप सब लोगों के और पूरे देश के जो प्रेरणा स्रोत हैं और एक बहुत शानदार जो है एग्जाम्पल हैं आरसीएम बिजनेस के, इस किस्म के अपनी कैटेगरी के, तो आपके बीच में मैं इनवाइट करने जा रहा हूं आदरणीय सिकवाल साहब। वेलकम सर, आदरणीय सीपी सिकवाल साहब, प्लीज वेलकम। हाँ, गुरुदेव को प्रणाम। हाँ प्रणाम सर, प्रणाम डॉक्टर कदम सर को प्रणाम, और मेरे जितने भी सीनियर साथी हैं नमस्कार। और हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर संजीव जी गोयनका और कैलाश सर, मैं सबसे एक बात, एक निवेदन करना चाहूंगा कि ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होने के कारण मेरी जो हिस्ट्री है वो तो कदम सर ने पूरी बता दी कि मैंने पुष्कर में ज्वाइन किया था, और एक मेरे पास गाड़ी हुआ करती थी जो सब्जी का काम करती थी। अब मैं मेरा पहले परिचय दे, क्योंकि आपने तो परिचय दे दिया, पर मेरा परिचय मैं मेरे हिसाब से ही दूंगा ना। माई सेल्फ सीपी सिकवाल, आई बिलोंग फ्रॉम मंडोर, जोधपुर, राजस्थान, बट माई बर्थ पैलेस विलेज संजू, डिस्ट्रिक्ट नागौर, राजस्थान, एंड माई आरसीएम joining palace Pushkar, Rajasthan, and my RCM business in all Hindustan. और my education अब BA मैंने शुरुआत जब की थी 2005 में, कदम सर ने मेरे को ज्वाइन करवाया। बात में बात आई, मतलब क्या क्या हो सकता है, तो बोले जो मर्जी आए वो हो सकता है। मैं कर्जा से दबा हुआ हूँ, क्या मेरा कर्जा उतर जाएगा? क्यों कि मैं किसान परिवार से हूँ, और जिंदगी चल रही थी वो कस हिसाब से चल रही थी। आसानी से जिंदगी जीने वाली बात नहीं थी, वो ऐसा ही था, वो जीना और मरना ये एक साथ ही था, कोई खास बात नहीं। क्यों कस की जिंदगी जीने वाला आदमी क्या करता है, वो उसको विश्वास भी नहीं होता। परंतु कदम सर ने मेरे को कहा था कि आपको मेरे पे विश्वास करना पड़ेगा। आप क्या काम करते हो? तो मैं वैसे पैसे से इंजीनियर हूँ, मेरा कंप्यूटरों का काम है, मेरे पे विश्वास करना पड़ेगा आपको 3 साल।
वो मैं कहूँगा वैसे करना है, मैं बिल्कुल करूंगा। अगर ये कर्जा उतर जाता तो मैं करूंगा, तो आपको बिल्कुल उतर जाएगा। परंतु आप में सबसे पहले तो बदलाव करना पड़ेगा। तो क्या बदलाव के जो ये आपके कपड़े है ये उतार करके आपको वैसा बनना पड़ेगा जैसा कोई दुल्हन लाने के लिए दूल्हा जाता है, चाहे वो भिखारी से भिखारी हो, वो भी अगर दूल्हा की ड्रेस में जाता है तो उसको दुल्हन मिलती है, ऐसी मिलती नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सही है। तो आप कभी ये सूट वगैरह, सूट तो मैंने नहीं पहना, कि शादी में तो पहना होगा। वो शादी तो मेरी सन 1964 में हुई थी। उस टाइम ये सूट को जो चलन नहीं था, गाँव में सूट पहनता है कौन था, कोई नहीं पहना। मैंने मेरे पिताजी को एक बार कहा था जी मैं पैंट कराऊंगा, तो बोले कौन से दफ्तर में जाओगे आप, इसलिए मैंने कोई वो पैंट वाली पैंट, कभी जिंदगी में पैंट सूट पहनने की कोई बात ही नहीं थी। देखो भाई, मैं मेरी तरफ से अच्छा बोलूंगा, परंतु कुछ मिस्टेक हो जाए तो आप ये समझ लो मैं बोलता मेरे यहाँ से हूँ, परंतु मैं कुछ बोलने में मिस्टेक क्यों कर देता हूँ कि मैं इसमें मेरी पढ़ाई लिखाई वो थोड़ी आगे आ सकती है और आ सकती है। थोड़ा बात को आप एडजस्ट कर लेना, क्योंकि ये सारी चीजें आश्रम के अंदर ही मेरे को 55 साल की उम्र बाद में मिली। मैं तो पूरा परिपक्व था। परिपक्व कैसे? जब परिपक्व कोई हो जाता है तो फिर उसके वो सारी चीजें उससे होनी हाथ की बात नहीं है। परंतु मैंने इनका कहना माना और बात समझा। मैंने तो बोला कर्जा उतर जाएगा, क्या जादू की छड़ी है क्या? तो आप बोले जादू की छड़ी तो आपको लेना पड़ेगा, जादू हम बरते हैं। जो मैंने उसी रात वो सारे कपड़े सिलवाए, दूसरे दिन मीटिंग की, मैंने मीटिंग अटेंड की और वैसा ही करिश्मा हुआ जो वास्तव में इन्होंने कहा था। क्योंकि मैं सबसे पहले इनको एक बात और पूछी थी कदम सर को, कि जी मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पढ़ा लिखा बिना काम कैसे होगा? तो पढ़े लिखे काम तो 7वीं क्लास से कोई मायना नहीं रखता, पढ़ता लिखता रहना जरूरी है। मैं पढ़ता लिखता रहूंगा जरूर। तो मैंने पढ़ने लिखने की तो वो बात मन में ही ठान ली थी, अगर पढ़ने लिखने से पैसा आता तो क्यों नहीं करेंगे। फिर मैंने कहा जी मेरी उम्र 55 साल है, तो इन्होंने बोला था मदर टेरेसा 55 साल के बाद में ही मदर टेरेसा बड़ी थी। फिर मैंने कहा मेरी एक टांग टूटी हुई है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से टूटे हुए नहीं हो, यहाँ से टूटा हुआ तो नहीं, बस यहाँ से टूटे नहीं हो तो कुछ भी कर सकते हो। तो मैंने दोस्त शुरुआत की थी मार्च 2005 में, और दिसंबर 2005 में मैंने फुल फ्लैश रॉयल्टी ले ली थी। और अब कई लोग तो तकलीफ से काम करते थे, मैंने तकलीफ इसमें समझी नहीं। क्यों से नहीं समझी? तो मेरे को कोई तकलीफ आई नहीं। कई लोग नाम देते थे, इसी मेरे को क्या फर्क पड़ता? मेरे को मालूम था ये नाम देने वाले लोग हैं ये अपनी श्रेणी के लोग हैं, क्योंकि मैं भी तो उसी श्रेणी से निकला हुआ था कि हम हिंद का जवाब पत्र से लेके रहेंगे, जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, कांग्रेस की जय हो, बीजेपी की जय हो, ताश खेलने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं। तो कुल मिला के बात यह थी कि हम भी उन्हीं लोगों में से, क्यों कोई व्यापारिक प्रोफेशन से थे नहीं, था भी नहीं। तो मेरे तो बस बात यही थी कि मैं कामयाब कैसे हूँ। तो उन्होंने बोला जी आपको कामयाब होने के लिए आपको तो बस बदलाव जरूरी है। तो बदलाव, मैंने पहला बदलाव सूट पहनने का कर लिया। तो पहला बदलाव तो वो हो गया। अब वो बोले आपकी सोच में बदलाव होना, आपकी बातचीत में बदलाव होना, आपकी सारी चीजों में बदलाव जरूरी है। बदलाव तो होता होएगा, क्यों एक साथ एक नील का ड्रम भरा हुआ रहता है और नील का ड्रम भरा हुआ होता है, वो पीने लायक नहीं होता है, वो पानी पीने लायक नहीं होता है। उस ड्रम में कम से कम 10 पानी के ड्रम और डालते हैं जब वो पानी पीने लायक होता है। तो मैं तो उसी तरह से पूरा परिपक्व था, किसमें? नेगेटिविटी में। तो मैं तो पूरा परिपक्व हूँ। अब उसको अगर ठीक करना तो फिर ये गुरुदेव और कदम सर, जब मेरा ऑपरेशन करना शुरू किया तो गुरुदेव अगर नहीं होते, बीसी छाबड़ा सर है, तो मेरे जैसे, मैं समझता हूँ मेरे जैसे आदमी को सरेंडर कर दिया, इससे ज्यादा तो कोई हो नहीं सकता। क्यों 55 साल की उम्र में तो आदमी लोग कहते हैं मैं तो रिटायर्ड हो गया। तो साहब मैंने 2005 मार्च 2005 में शुरू की थी। दिसंबर 2005 में फुल प्लेस रॉयल्टी पे चला गया। मेरा रॉयल्टी सेलिब्रेशन हुआ था मेडता सिटी में, गरीब नवाज गेस्ट हाउस में। वहाँ पे रामानंद जी बजाज सर आए थे मेरे रॉयल्टी सेलिब्रेशन में। तो इन्होंने सारी बातें पूछी, मगर जी मैं इसी हिसाब से हूँ। तो ये बोले मैं, अरे वो आप तो क्यों नहीं? मैं तो 7वीं क्लास पढ़ा लिखा हूँ। यार हाफ भी तो कहता था, क्योंकि पढ़ा लिखा तो हूँ, क्या तक हाफ भी है, हाफ तो पूरा नहीं बोलता, आधा बोलता हूँ। तो रामानंद जी बजाज सर कई बार क्या करते हैं, मेरी उम्र 55 साल बता देते हैं। क्यों बता देते हैं? कि इन्होंने सुन लिया, सीख लिया कि अपलाइन कहता है वैसे रट्टा मार देना। तो ये रट्टा मारते हैं 55 साल का,
और हमारे गुरुदेव बीसी सर कहते हैं ये तो 76 साल का है। अरे तो वो बीसी सर आपकी जगह सही है, पर रामानंद जी भी आपकी जगह सही है, तो इनको मालूम वो 55 साल का ही है, इसके अलावा है नहीं। तो मैंने शुरुआत की थी और उसके बाद में मार्च 2006 में मैं टेक्निकल चला गया। मार्च 2005 की तो मेरी ज्वाइनिंग है और मार्च 2006 में मैं टेक्निकल चला गया। पहले महीने का जो इनकम आया वो 128 रुपए आया मार्च 2005 का, परंतु मेरे को भरोसा था कि वास्तव में इसमें कैसे आ सकता है, क्यों मेरे वो सारे इंजेक्शन लग गए थे। बच्चा जो पैदा होता है ना तो उसके इंजेक्शन लगते हैं, टीबी के, कुकर खांसी के, और सारी कई तरह के उसके टीके लगते, तो उसको बीमारी नहीं लगती। मेरे वो सारे टीके लग गए थे और मैं गुरुदेव की संगत में आ गया, कदम सर की संगत में आ गया। तो मार्च 2006 में मैं टेक्निकल चला गया और टेक्निकल का मेरा सेलिब्रेशन हुआ था जवाहर रंगमंच अजमेर राजस्थान। वहां पे मेरा भारी सेलिब्रेशन हुआ और मेरे को इतनी खुशी मिली जिसकी कोई सीमा ही नहीं। और टेक्निकल का मतलब होता है 40-50 हजार से उसकी इनकम शुरू होती है, परंतु मेरी जो इनकम शुरू हुई वो 64,000 समथिंग से हुई एक महीने की। तो पहले महीने की इनकम थी मेरा 128 रुपया हुआ और टेक्निकल की जो इनकम शुरू हुई तो वो 64,000 समथिंग से हुई और हाईएस्ट इनकम मेरी 2,68,000 रुपये एक महीने की। तो मेरे को ये पूरा महसूस हुआ। अब मैंने क्या कि मेरा लड़का है, मेरा लड़का मेरे बहुत बाद में ज्वाइन हुआ। मेरे को क्या हुआ कि मैंने बिजनेस की शुरुआत की तो कई लोग मिले, परंतु एक दो इंजन बहुत तकड़े थे, आगे गुरुदेव और बीसी सर और कदम सर, और पीछे से दो भारी इंजन आए जो हजारों हॉर्स पावर के, एक जवहरीलाल जी गौड़ साहब और एक रामानंद जी बजाज सर है। अब मैं इन चारों इंजनों के बीच में फंस गया, मेरे को बाहर निकलने को कई जगह नहीं मिली। कई लोग मेरे पास आए भी थे कि ये बिजनेस ये हमारा, मैं इंजनों के अंदर फंसा हुआ हूँ कि मेरे को बाहर से अगर भाई मैं आश्रम छोड़ दूं तो दोस्तों मैंने इसकी शुरुआत की और मैं तो तकलीफ में नहीं पाया। मैं तो बिल्कुल ही तकलीफ क्यों नहीं पाया कि मैंने जब शुरुआत की थी, हाँ थोड़ा बहुत तो तकलीफ होता ही है, क्योंकि फिर मैंने मेरे मन को समझाया, अरे तो 60 किलोमीटर तक पैदल ज्यादा के लकड़े बेच के आता, क्यों किसान का काम होता है, यह लकड़ा बेचना कोई खास बात नहीं है, क्योंकि किसान वो सब काम करता है जो उसको करना है, जो पैसों की जरूरत होती है। तो लकड़े क्या समझते हो, इनको काट के ले जाते नागौर बेच के आते, मेरा गांव से नागौर 60 किलोमीटर है और पैदल जाते। उसी तरह तो द्वारा आरसीएम नहीं है मेरे भाई, क्या फर्क पड़ गया, 10-20 लोग ना देंगे 100 देंगे, और मेरे को 100 लोग ना दिया भी नहीं। हाँ शुरू में थोड़ी इस बात की तकलीफ होती, कहीं ना देते कहीं हम पड़ते, पर मेरे वो सारे इंजेक्शन लग चुके थे। क्या आपको कई लोग ना देंगे क्योंकि वो ना समझ है, आज भी तो ना दे रहे हैं। अरे साहब उस टाइम तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं थे, अब तो इतने प्रोडक्ट है जिसकी सीमा ही नहीं, तो भी कहते नहीं नहीं नहीं। अब इस आरसीएम ने हमारे को क्या दिया, बात पैसों के लिए, पैसा तो किसी को मिलता है। फिर मेरे को यह कहा गया कि गेहूं बोते हैं तो गेहूं के लिए बोते हैं, खाकला के लिए गेहूं कोई नहीं बोता है, खाकला फ्री में मिलता है, इसमें पैसा है, वो सब वो फ्री की चीज है, बाकी तो वास्तव में बिजनेस तो किस लिए करना है वो अलग चीज है। और मैंने सफर हवाई जहाज तक एक बार नहीं कई बार किया, क्योंकि सबसे पहला सफर मेरा, मैं बेंगलोर, मेरी 11 बजे मीटिंग थी और एक मेरे साथी के, मेरे अपलाइन के फोन आया तो मेरा गलत शौक हो गया, आप हैदराबाद जाओ वहां पे मीटिंग लो, 200-250 लोग आएंगे, उन लोगों से बात करना कैसे करें, मैं किसी को दूसरे को भेज दो, मैं तो बेंगलोर हूँ, 450 किलोमीटर है यहाँ से हैदराबाद का, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जाओ, मैं जाऊँ कैसे, मीटिंग शाम की है और मैं अभी 11 बजे यहाँ पे रहूंगा। तो बोले कोई बात नहीं, हवाई जहाज जाती है वहां से। तो मैंने पहला हवाई सफर वहां का किया था। फिर कई बार गुवाहाटी गए तो बाबूसिंह जी चौहान है वो मेरे को लेने के लिए आए, फिर कभी अहमदाबाद, कभी हैदराबाद से बेंगलोर, कभी चेन्नई, कभी कहीं। और मैं मेरी धर्मपत्नी को भी हवाई जहाज में बैठा दिया। देखो मैं सौभाग्य की बात बताता हूँ, मेरी कोई पीढ़ी में कोई मेरे परिवार में किसी ने हवाई जहाज का नाम तक नहीं लिया आज तक, और मैं उस हवाई जहाज में बैठा और वो पेड़ टूटने के बाद में 3 जगह से मेरा पेड़ टूटा हुआ, उम्र में मैं इतना, ये सब मेहरबानी आरसीएम की है। कैसा आरसीएम ने इतना मेरे को दिया जिसकी कोई सीमा ही नहीं। और आज मेरे मंडौर जैसी जगह में, मेरी मेन जगह पे मेरा, मैं बंगला तो नहीं कहता क्योंकि कहने से थोड़ा ठीक नहीं रहता, पर मेरा 2.5 करोड़ का करीब मकान है और सब वो साधन है मेरे पास
जो एक आदमी के पास होना चाहिए। गाड़ा घोड़ा फाड़ा घोड़ा तो मामूली चीजें हैं, ये तो होता ही रहता है, किसी के पास कुछ भी होता है, किसी के पास कुछ भी होता है। अब मेरे मन में यह आई कि मैं क्यों नहीं एक ऐसा काम करूं कि इतना बड़ी रकम को रुकाने वाला कौन रहेगा, क्योंकि रकम को रुकाने वाला यानी विरासत को संभालने वाला अगर इसका एजुकेशन नहीं होगा तो विरासत को संभाल कैसे पाएंगे। क्योंकि कई लोग कुछ भी नहीं थे, वो आज बहुत कुछ हो गए, कई लोग बहुत कुछ थे, उनका पतन हो गया, नामो निशान मिट गया, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की वजह से, उनकी आदत की वजह से, उनकी संगत की वजह से। तब मैं मेरे पोता को बोला, अश्विनी कुमार जी एक काम करो, आप पढ़ाई लिखाई करो, खूब करो, नौकरी करना कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी करना, परंतु आरसीएम का एजुकेशन दे देना, तो इसके बिना कोई विरासत संभालने वाला नहीं है। अब मैं आप सब लोगों से एक विशेष रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया मेरे तो 55 साल की उम्र में ये चीज मिली, अब मैं कौन सा आनंद लूं, आप बताओ मेरे को। हाँ, हालांकि मैंने लिया आनंद, मैं सब कुछ किया है, परंतु आपके तो और भाग्य है जिनके 20-25 साल की उम्र में अगर जिनको ये बिजनेस मिल रहा है, और वो जो मेरे जैसे सीधा का सीधा अगर बदलाव करके इसमें आ जाता है तो आपकी जिंदगी तो बहुत लंबी है, जिंदगी भर आनंद लोगे। अब देखो इससे क्या क्या चीजें छूटती है, मेरे को खांसी आई तो बात तो याद आती है ना। मैंने बीड़ी पीना शुरू किया। अब ऐसा हुआ कि बीड़ी पीते पीते मेरे को 49 वर्ष हो गए। सन 1960 में बीड़ी पीने लगा, ये 2009 आ गया और बीड़ी छूटी नहीं। अभी छोड़ेंगे लोग भी कहते हैं आप इसे अब तो करेंगे। वही बात मेरे में हुई, क्योंकि उस टाइम में ये 45 बीघा में ऑफिस था कंपनी का, आज तो करीब 100 बीघा से ज्यादा है, परंतु हर जगह वहां पे लिखा हुआ था धूम्रपान निषेध क्षेत्र। और फिर मैं वहां पे जाता और वहां पे अगर बीड़ी पिए और छुप के बीड़ी पिए, अगर कोई मेरे को देख ले तो वो क्या कहेगा, अरे तू इतना बड़ा लेवल का आदमी है, तेरे को शर्म नहीं आती, तू बीड़ी पीता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे धूम्रपान निषेध क्षेत्र है। तो मन को समझाया, क्या तेरी इसी औकात नहीं है तो बीड़ी छोड़ने का। लोगों को तो कह रहा है मैं तो आपको कामयाब कर सकता हूँ, मेरे से जो 100 बार मिलता है उसको हर महीने 15,000 का मैं बना देता हूँ, जो 150 बार मिलता है उसको 25,000 का महीना कमाने वाला बना देता हूँ, और 200 बार मिल जाता है उसको मैं कम से कम 50,000 का महीना कमाने वाला बना देता हूँ। परंतु तेरी औकात तो खुद की बीड़ी छोड़ने की नहीं है, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। तो दोस्तों 1960 में मैंने शुरू की थी बीड़ी और 49 वर्ष तक पी। सन 2 मार्च 2009 को 11 बजे मैं टीसीसी के पास में जाकर के मैं कहा मैं अब बीड़ी नहीं पीऊंगा। तो टीसीसी सर ने कहा शिवपाल साहब बीड़ी पीते हो आप? बीड़ी पीते थे, वहां पीता हूँ, क्या से पीता हूँ, अब नहीं पीऊंगा। अगर अब पिया तो 51,000 रुपये जुर्माना के। बोले एक बार तो क्या मेरे फर्क पड़ता, मैं टेक्निकल एसीवर हूँ, 1000 के नोट की सुबह बीड़ी पीऊँ, 1000 के नोट की शाम को पीऊँ, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु अब मैं कभी नहीं, अभी पीऊँ तो अभी 51,000, और 5 मिनट बाद में पीऊँ तो और 51,000, 5 मिनट बाद में पीऊँ तो और 51,000। उसके बाद में दोस्तों मैंने बीड़ी, चिलम, गुटखा, जर्दा, सिगरेट की तरफ देखा ही नहीं कभी। और मैं मेरी सामने बीड़ी सिगरेट को रखा, लोग कहे कि इसको दूर रखो मुंह, नहीं, मैं इसको सामने रखूंगा और इसको कहूंगा तो मैं तेरे को नहीं पीऊंगा। और मेरी बीड़ी पीने पे एक विशेष थी, क्या छोड़ो बीड़ी की बात अलग है। अब मैं मेरी विरासत को ऐसी कैसी रखने के लिए मैं मेरे पोता को इसमें इन्वॉल्व किया है, या नौकरी छोकरी कुछ भी करे नहीं करे मेरे को कोई मतलब नहीं है। नौकरी में क्या लेना देना है, करे तो तेरी औकात दिखा दे तो मैं हो भी सकता हूँ। और उसके बाद में करना अपने को आरसीएम बिजनेस है, क्यों कि पात्रता बिना ये समझता नहीं है। कई लोग इस बिजनेस में हमारे साथ में आए, कई हमारे अपलाइन हो गए, कई डाउनलाइन हो गए, परंतु कहीं से ये विरासत संभली नहीं, और मेरे से ज्यादा रुपए कमाने वाले लोग बिना पात्रता के चले गए। और पात्रता नहीं थी, क्योंकि पात्रता की जरूरत होती है। अगर पात्रता नहीं होगी तो ये आपके पास पैसा नहीं आएगा। मैं आपको भी कहता हूँ, पात्रता नहीं होगी तो आप ये चीज हासिल नहीं कर सकोगे। अगर हासिल कर भी लिया गलती से तो ये पात्रता के बिना वापिस चला जाएगा। मैं ज्यादा बातें तो अब नहीं कहूंगा, अब मैं आपसे बात करूंगा कि आप ये मेरी बात को मान करके अगर कोई समझदारी है तो आप इस बिजनेस को छोड़ना मत, और छोड़ना नहीं और करना तो पूरी ताकत से करना, और पूरी ताकत से करना, चाहे किसी का बाप कर दे तो रुकना नहीं है, परंतु अपने आप में सुधार कर लेना।
जो जो कहते हैं अफलाइन, आपकी उस बात को मान लेना। क्योंकि मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि भैया अब इंसान की तो मालूम नहीं होता, इंसान जिस्मानी बुलबुला है, इस दुनिया से कभी दुनिया को छोड़ के जा सकता है। मेरी बात, मेरी चमड़ी काम नहीं आएगी तो लोग जला के भस्म कर देंगे, मगर मेरी कई हुई बातें आपको काम आएगी। ये बात को थोड़ा ध्यान रखना, क्यों कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपसे प्यार करता हूँ। धन्यवाद। वाह, थैंक यू सो मच सिकवाल साहब। अभी आपने आदरणीय सीपी सिकवाल साहब को सुना, जिनकी कहानी बहुत मोटिवेट करती है। बहुत मतलब एक एक जिन लोगों को लगता है कि वो पढ़े लिखे नहीं है, जिन लोगों को लगता है उनकी उम्र बड़ी हो गई है, और जिन लोगों को ये लगता है पूरा जानने के बाद जब सीपी सिकवाल साहब कर सकते हैं तो वो कितनी तेजी से और कितना बड़ा कर सकते हैं।